पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देकर भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जिसे लोग एक टैरिफ वॉर की उपमा भी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी जारी है। कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। टैरिफ बढ़ाने के अपने बयान पर ट्रंप ने इसे रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के लिए एक बड़ा दंड बताया और कहा कि अगर वो फिर से आते हैं तो भारत की वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाएंगे। 30 जुलाई को ट्रंप ने सभी भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ की घोषणा करते हुए वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत को न केवल डेड इकोनॉमी कहा बल्कि टैरिफ बढ़ाने की भी बात की। अगर टैरिफ के तत्काल प्रभाव की बात की जाए तो अमेरिका के अधिकतर एक्सपोर्टर अपना ऑर्डर रद्द करने की बात कर रहे हैं और FIEO और EEPC जैसे व्यापारिक एजेंसियों ने सरकारी सहायता और प्रोत्साहन की मांग की है, जिसके साथ भारतीय खुदरा बाजारों में आयात प्रतिस्थापन का अभियान जोर पकड़ रहा है। जबकि सरकार की तरफ से स्थानीय विनिर्माण और MSMEs के लिए आसान ऋण का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि मेड इन इंडिया द्वारा तेज मंजूरी देकर भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देने के कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में इसे मजबूत करके आत्मनिर्भरता को दोगुना करने का दावा किया और ट्रंप के टैरिफ को एक राष्ट्रवादी रैली स्वदेशी का उनका ये प्रयास घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और विदेशी वस्तुओं पर अपने देश की निर्भरता को भी कम करता है। इसके साथ ही MSME किसानों और स्टार्टअपों को समर्थन करने वाला ये स्वदेशी प्रोग्राम स्थानीय रोजगार का सृजन और आपूर्ति श्रृंखला के बीच लचीलेपन को बढ़ावा देने की मांग करता है। अमेरिका का प्रतिरोध न करते हुए एक बड़ी ही लचीली प्रक्रिया है, क्योंकि भारत के MSMEs 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में लगभग 30% का योगदान करते हैं और वैश्विक व्यापार व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने से आखिर हमें क्या मदद मिलेगी? तो पहली हमारी जो उपभोक्ता की मांग है उनको एक आंतरिक दिशा यानी कि देश की तरफ मोड़ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा और तकनीकी उत्पादन को बढ़ावा देना। मोदी जी ने यह भी घोषणा की है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू होगा, जो स्वदेशी को रणनीतिक रक्षा के साथ जोड़ने का एक प्रतीकात्मक कदम है। इसके साथ ही अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाते हुए MSME के द्वारा अमेरिका और वैश्विक दक्षिण को एक कूटनीतिक संकेत देते हुए सीधे जवाबी शुल्क लगाने के बजाय स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें ट्रंप द्वारा मृत अर्थव्यवस्था वाली टिप्पणी की गई एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखी जा रही है। वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत को अमेरिका ने केवल डेड इकोनॉमी यानी कि मृत अर्थव्यवस्था नहीं कहा बल्कि उस पर 25% का टैरिफ भी लगा दिया और साथ ही दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल के डील की बात करते हैं और भारत पर यह दोष लगाया गया कि भारत रूस से तेल और पेट्रोलियम खरीद रहा है, जिससे रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण लगे टैरिफ का असर कम हो रहा है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो टैरिफ दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने का एक तरीका है। बढ़े हुए टैरिफ सीधे तौर पर भारतीय वस्तुओं की अमेरिका में कीमत बढ़ा देंगे, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुएं महंगी बिकेंगी और उन्हें खरीदने वाले के लोगों की संख्या में भी कमी होगी, जिसका असर सीधे सीधे भारत के व्यापार पर होगा। आसान भाषा में टैरिफ से मतलब किसी देश द्वारा दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाए जाने पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। और ये टैरिफ लगाने का तरीका कोई नया नहीं है। औपनिवेशिक काल से ही यूरोपीय देश अपने व्यापारिक लाभों के लिए अपने उपनिवेशों को गुलाम बनाए रखने के लिए आयात और निर्यात को इसी तरह नियंत्रित करते थे, यानी अपने देशों में अधिकाधिक फैक्ट्रियां लगाकर वस्तुओं मुख्यतः कपड़ों का उत्पादन बढ़ाते थे और उसी बढ़ी हुई मात्रा में उन वस्तुओं को अपने उपनिवेशों में सस्ते दामों पर बेचते थे और इसके लिए टैरिफ या कर का प्रयोग करते थे। जब कोई वस्तु किसी देश से मंगवाई जाती है तो उस वस्तु पर लगने वाला कर आयात कर यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। वहीं अगर कोई देश किसी दूसरे देश में कोई वस्तु भेजता है तो उस टैक्स को निर्यात कर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। इस प्रकार जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे देशों की सरकारें अपना लाभ कमाती हैं, वहीं जो दूसरे देश जिनकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती है उनमें हथकरघा उद्योगों या छोटे कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उन देशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं दूसरे देश में महंगी मात्रा में बिकती हैं।
भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रचलित दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ड्रेनेज थ्योरी में इसे बड़ी आसान भाषा में समझाया है और आयात निर्यात को प्रभावित कर किस तरह देश की अर्थव्यवस्था, उसके लघु उद्योगों, श्रमिकों, कामगारों और लोगों को प्रभावित किया जाता है, इसका भी जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। औपनिवेशिक काल में जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तब इस स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस स्वदेशी आंदोलन ने भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया। इसी के अंतर्गत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। बंगाल विभाजन का तत्कालीन कारण उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा महारानी विक्टोरिया के आदेश से भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक उपखंड बंगाल को अलग करने की मांग थी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1903 में सार्वजनिक किया गया, जबकि कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय घोषित किया। उसी साल 16 अक्टूबर को बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन होना सुनिश्चित हुआ, जिसमें बंगाल के अधिकांश हिंदू बहुल पश्चिमी क्षेत्र, जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के भारतीय राज्यों का गठन करते हैं, और अधिकांश मुस्लिम बहुल पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित किए जाने तय किए। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के सार्वजनिक होने के बाद बंगाल के अलग अलग हिस्सों में एक स्वतंत्र विरोध प्रदर्शन होने लगे और बंगाल से शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन का पूरे भारत में एक व्यापक पैमाने पर प्रचार हुआ। भारत के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण विभाजन के प्रति प्रतिक्रिया में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश फैसले के विरोध में शुरू किया गया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन का एक केंद्रीय उत्पाद रहा। इसमें भारतीय वस्तुओं के उत्पादन पर जोर, स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं का उपयोग और उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिश आयात पर निर्भरता कम करके आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना था। साथ ही साथ इस आंदोलन ने विभिन्न पृष्ठभूमि, सामाजिक क्षेत्रों, धर्मों के लोगों को एकजुट करने में भी मुख्य भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने भारतीय उद्योगों की स्थापना और उनके विकास को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्थान किया, जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान मिला। साथ ही साथ राजनीतिक जागृति और जनता के बीच राजनीतिक चेतना बढ़ाने का काम भी इस आंदोलन ने बखूबी किया। इस आंदोलन का नेतृत्व उस समय के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे प्रमुख नेताओं ने किया और आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही इस आंदोलन का प्रभाव आने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी पड़ा, जिसके सहयोग से सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे भावी आंदोलनों की नींव रखी गई। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा से पहले 1850 से 1906 के समय में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानादे, बाल गंगाधर तिलक, जी.वी. जोशी जैसे अनेक ऐसे नेताओं का भारत में प्रभाव रहा, जिन्होंने राष्ट्रवाद और प्रथम स्वदेशी आंदोलन के लिए संगठित होना शुरू हुआ। 1915 में भारत वापस के बाद महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1921 में मुंबई के परेल स्थित एल्फिंस्टन स्टॉल मिल कंपाउंड में 1.5 लाख से ज्यादा अंग्रेजी कपड़ों को जलाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया और इस आंदोलन को बल दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश में खादी कताई केंद्रों का आयोजन किया और खादी कताई करने वालों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया और अगस्त के ही इस सप्ताह में नींव रखी गई 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसका मुख्य नारा था करो या मरो। द्वितीय विश्व युद्ध की कठिनाइयों, क्रिप्स मिशन की विफलता और राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इस व्यापक प्रतिरोध ने भूमिगत विरोध को जन्म दिया। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। यह पारंपरिक सत्याग्रह के बजाय ब्रिटिश शासन के दृढ़ विरोध का प्रतिनिधित्व करता था और अगले 5 वर्षों में भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी घटनाओं का एक मंच तैयार करने का माध्यम बना। देश के प्रति अपने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन दिया और साथ ही घरेलू कुटीर उद्योगों और हथकरघा उद्योगों को बढ़ाने और विस्तारित करने का भी कड़ा समर्थन किया।
इसीलिए वर्तमान में बढ़ रही वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उनका प्रचार कर अपने देश को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।